So, hello everyone, welcome to part 15 or class 15 of the series Previous Years Chapter Wise CBSE Board Examination Question Set from the year 2021 to 2025. सो लास्ट कुछ क्लासेस तक जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो कि लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और उनको कैसे अटेंड करना है, उनका क्या क्या आंसर होगा, ये सारी चीजें भी हमने कवर कर लिया है। सो आज के क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे और कुछ क्वेश्चंस। स्पेशली आज के क्लास में हम कवर करेंगे जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स चैप्टर से आए हुए कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करने हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे, उनके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हमारे स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है, पहले उस क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट। एक कोड हमें दिया है, एक कोड का पार्ट हमें दिया है। तो उस कोड सेगमेंट का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वो हमें पूछा है इस क्वेश्चन में। सो पहले देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले है पब्लिक क्लास टेस्ट, एक क्लास क्रिएट हुआ। उस क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन यूज किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन मेन फंक्शन ओपन हुआ। मेन फंक्शन ओपन होने के बाद उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया। डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन दोनों ही हुआ है। एंड नम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन हुआ है 5। तो हमारे मेमोरी में नम के नाम से 5 वैल्यू को हमने स्टोर किया। उसके बाद व्हाइल लूप यूज किया गया है। व्हाइल लूप में कंडीशन दिया गया है कि जब तक नम वेरिएबल का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। एंड उस व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट लिया गया है, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का जिसके माध्यम से हम आउटपुट प्रिंट करेंगे, एंड दूसरा स्टेटमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके नम वेरिएबल का वैल्यू हम डिक्रीज करते करते जाएंगे। ओके। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमें क्या प्रिंट करना है, पहले डबल कोटेशन के अंदर कुछ टेक्स्ट है उसको प्रिंट करेंगे, देन उसको कनकेटिनेट करेंगे नम इनटू नम के साथ। ओके। तो अगर ये टोटल प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करते वक्त आउटपुट पहले क्या आएगा, पहले चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू अंदर आएगा। तो अंदर जब जब आएगा तो तब सबसे पहले प्रिंट करेगा 2 स्टार। देन नम इंटू नम, नम इंटू नम मीन्स नम कितना है, नम है 5, तो 5 इंटू 5 कितना होगा, सो 5 इंटू 5 विल बी 25। तो प्रिंट करेगा 25। ये जबकि प्रिंट एलन हमने यूज किया है, तो प्रिंट एलन का काम क्या है, प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में कर्सर को मूव करना। तो कर्सर न्यू लाइन में आ गया। देन नम वेरिएबल का वैल्यू हमने 1 डिक्रीमेंट किया, तो अभी नम वेरिएबल का वैल्यू कितना है 4। अगेन ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 4 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। अगेन अंदर आएंगे तो जबकि कर्सर नीचे आ चुका है, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करेगा डबल स्टार नम इंटू नम, 4 इंटू 4 कितना 16। अगेन नीचे कर्सर आ जाएगा, देन नम का वैल्यू अभी फिर कितना हो जाएगा 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन इज ट्रू। अगेन प्रिंट करेगा डबल स्टार num into num, 3 into 3 that is 9। ओके। अगेन नम का वैल्यू डिक्रीज होगा 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। अगेन डबल स्टार प्रिंट करेगा, देन num into num, 2 into 2 4। ओके। देन num का वैल्यू फिर से 1 डिक्रीज होगा, दैट विल बी 1। ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उसके बाद हम लूपिंग के बाहर जंप करके आ जाएंगे। लूपिंग के बाहर और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, मेन फंक्शन क्लोज है, देन क्लास क्लोज है। तो अभी तक हमें ये आउटपुट मिल गया जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए और बस यही आउटपुट लिखने के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ओनली आउटपुट पूछा है, ओनली आउटपुट लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। ओके। सो आंसर हमारा क्या होगा, जो कि ऑलरेडी हम अभी डिस्कस करके देखे,
आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। देखो, जिस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जरूरी नहीं है कि बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस टॉपिक के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको प्रैक्टिस करके जाना। ओके, जैसे कि यहाँ पे लूपिंग के बारे में दिया है तो व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, उनके सिंटैक्स, उनके एग्जांपल्स, उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना। इसका मतलब ये है हर एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बीच क्या डिफरेंस है हम उसको देखते हैं। जैसे कि पहला डिफरेंस क्या है, व्हाइल लूप जो है इट चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो सबसे बिगिनिंग में कंडीशन को चेक करता है। बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, उसका ऑपोजिट। डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ओके, जैसे कि सपोज पहले व्हाइल लूप में हम कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद जाके उसके बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। बट डू व्हाइल लूप में पहले हम बॉडी के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं देन हम बाद में कंडीशन को चेक करते हैं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस था। सेकंड, द लूप बॉडी may not execute at all if the condition is false initially। अगर शुरुआत से ही कंडीशन फॉल्स होगा तो व्हाइल लूप के बॉडी के स्टेटमेंट्स को हम मे बी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अगर कंडीशन शुरू से गलत होगा तो। बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। अगर कंडीशन इनिशियली गलत है, कंडीशन शुरू से ही गलत हो रहा है, तब भी डू व्हाइल लूप में जो बॉडी के स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होंगे। ओके, देन व्हाइल लूप में जबकि हम कंडीशन को शुरू से ही चेक करते हैं तो इसीलिए उसको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। डू व्हाइल लूप में जबकि हम कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं इसके लिए उसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल कंडीशन then open curly braces, then statements in that body, then close curly braces। do while loop statement का syntax do, open curly braces, body के अंदर जो statements हैं, then close curly braces, then last में while condition with semicolon। ओके, तो तीन जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल, तीनों में से ओनली एक ही मतलब लूपिंग स्टेटमेंट में हम सेमीकोलन को यूज करते हैं कंडीशन के साथ, दैट इज डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ओके, तो एग्जाम में कई बार एरर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे व्हाइल लूप में हम जहाँ पे कंडीशन देते हैं वहां सेमीकोलन यूज नहीं करते, फॉर लूप में भी यूज नहीं करते, पर डू व्हाइल लूप में जहाँ पे हम कंडीशन देते हैं वहां पे सेमीकोलन यूज करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना जरूरी है। सो व्हाइल लूप को हम कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस डिपेंड ऑन ए कंडीशन चेक्ड फर्स्ट। ओके, मतलब अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पे कि कंडीशन शुरू से चेक हो तो तब हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट को प्रिफर करेंगे। एंड डू व्हाइल लूप को कब हम प्रिफर करेंगे, मतलब अगर हमारा जो लूप का बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट जैसे भी करके हो, इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। कंडीशन शुरू से अगर गलत है फिर भी उसके बॉडी को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट वो करे अगर हम चाहते हैं, देन उस केस में हम डू व्हाइल लूप को प्रिफर करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है डिफरेंस। यहाँ पे व्हाइल डू व्हाइल दे दिया, वैसे फॉर डू व्हाइल भी दे सकता है, फॉर व्हाइल भी दे सकता है। ओके, जैसे कि फॉर लूप को हम किस तरह के सिचुएशन में प्रिफर करते हैं, जब हमें पता है कि for how many number of times we are going to repeatedly execute the same block of statement। जब हमें ये पता हो तो तब हम for loop को prefer करते हैं as compared to while loop और do while loop। Let's move to the next question, question number 3।
So question number 3 is, what is the purpose of using try and catch statement in Java? जावा में हम ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं? सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए भी हैं जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं कि ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं. सो मेनली ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट को जावा में यूज करते हैं. जैसे कि वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया होगा, हम देख सकते हैं. द ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा. They help to handle runtime errors so that the program doesn't terminate abruptly. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, इसका मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन आया. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली कवर करके हमें जाना है, क्योंकि ये और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जावा चैप्टर का. ओके. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन को हैंडल करना. सो एक्सेप्शन क्या होता है? Any kind of runtime errors because of which the program may terminate abruptly. ओके. मतलब ऐसे कुछ रन टाइम एरर्स जिनके वजह से हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज एक्सेप्शन. So the process of handling such exception is known as exception handling. And to handle such kind of exception, we use the terms like try, catch, finally, etc. Okay, so try and catch statements are mainly used in the process of handling exception in Java. Okay. तो जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे, बस एक लाइन में उसको छोड़ के नहीं आएंगे. सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक दोनों के अलग अलग काम है. तो ट्राई ब्लॉक का काम क्या है कि हमारे जावा प्रोग्राम में जितने भी लाइन ऑफ कोड हम लिखे हैं, जहां से एक्सेप्शन जेनरेट हो सकते हैं हमें लग रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर. द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट मे कॉज एन एक्सेप्शन. ओके. जिन कोड्स में से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर्स जनरेट हो सकते हैं हमें लग रहा है, उन कोड को हम ट्राई ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे. देन कैच ब्लॉक का काम क्या है? देन कैच ब्लॉक हैंडल्स द एक्सेप्शन एंड अलाउज द प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग नॉर्मली. ट्राई ब्लॉक से जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है कैच ब्लॉक, और हैंडल करके हमारे प्रोग्राम को एब्रप्टली या फिर अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट होने से रोकता है और हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट होने में मदद करता है. कौन? कैच ब्लॉक. ओके. तो एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया. ये एक लाइन ऑफ कोड है जहां से एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो सकता है, जिसके वजह से हमारे प्रोग्राम आउटपुट बिना जनरेट किए टर्मिनेट एब्रप्टली हो सकते हैं. उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किए हैं, जिसके द्वारा इसके इस स्टेटमेंट से अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है, देन उस एक्सेप्शन को ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? थ्रो करेगा किसके पास? कैच ब्लॉक के पास. देन कैच ब्लॉक क्या करेगा? उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और किस तरह का एक्सेप्शन है वो एज ए मैसेज प्रिंट करेगा. ओके. तो एज ए मैसेज एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है? गेट मैसेज मेथड यूज किया है एक्सेप्शन क्लास का. ओके. जिसको हमने एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे यूज किया है. ओके. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट को यूज करके हमारे जावा प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, explain any two methods of string class in Java with suitable example. तो ये और एक important topic आ गया. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये और एक important topic हमारा आ गया. String class के different kind of methods means string manipulation methods. ओके. तो हमारे सिलेबस में जितने भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स हैं, उनमें उन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स में से अप्रोक्सीमेटली अगर हम कंसीडर करेंगे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे भी करके हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस टॉपिक को कभी भी स्किप मत करना, इस टॉपिक को जैसे भी करके कवर करके जाना. ओके.
सो एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन जावा विथ सुइटेबल एग्जांपल बोला है। तो जितने भी स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स हैं उनमें से कोई भी दो मेथड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर जितने भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स हैं सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स को कवर करके जाना, क्योंकि 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, आइदर लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे भी करके इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो हम कोई दो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लेंथ मेथड। सो लेंथ मेथड को यूज हम क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसको फाइंड करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए हम लेंथ मेथड को यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, हमने एक स्ट्रिंग क्लास लिया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट में हमने एक वैल्यू स्टोर किया। ओके, एक वैल्यू जैसे कि हमने स्टोर किया कंप्यूटर। अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसका लेंथ हम फाइंड कर देंगे। तो उसका लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर, देन लेंथ मेथड। ओके, तो लेंथ मेथड क्या करेगा? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करेगा। उसको काउंट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे आउटपुट वो प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा 8। वैसे और एक मेथड अगर हम देखें, टू अपर केस मेथड। टू अपर केस मेथड का काम क्या है? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग वैल्यू में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारी कैरेक्टर्स को वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा, मीन्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू स्टोर किया। फिर हमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट में जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और उस स्ट्रिंग वैल्यू में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अगर हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उसके साथ टू अपर केस मेथड यूज करेंगे। हमेशा याद रखना जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल रखना, जो स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल रखना, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ओके, तो ये टू अपर केस मेथड का काम क्या है? ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है उसके हर एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। फिर हमने उसको एज ए आउटपुट प्रिंट करके देखने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंदर उसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो आएगा जावा वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू द फॉलोइंग टू कोड्स डिफर? यहाँ पे दो कोड हमें दिया है, दो लाइन ऑफ कोड दिया है, उनमें क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में अगर हम देखें बाकी सब तो सेम है, पर ये जो प्रिंट एंड प्रिंट एलन, बस ये दोनों डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम ओनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं देन इट विल प्रिंट द टेक्स्ट। ओके, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा एंड द कर्सर रिमेन ऑन द सेम लाइन फॉर द नेक्स्ट आउटपुट। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद वही सेम लाइन में कर्सर रहेगा नेक्स्ट आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, सपोज एक लाइन है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है हेलो, फिर से हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर से हमने यूज किया हेलो वर्ल्ड स्टूडेंट्स, सपोज हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा? हेलो वर्ल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम लाइन में प्रिंट होंगे अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं तो। मतलब कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में जंप करके नहीं जाता, वही सेम लाइन में ही रहता है अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो। बट अगर हम उसके बदले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज करेंगे तो क्या होगा? तो पहले वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, देन अगर हम फिर से यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
या फिर प्रिंट एलन स्टूडेंट्स, तो उसको वो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। ओके, जब भी हम प्रिंट एलन यूज करते हैं तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद वो उसके कर्सर को न्यू लाइन में मूव कर देता है या फिर न्यू लाइन में ले जाता है। वही लिखा है, system dot out dot println prints the text hello world and then moves the cursor to the next line। ओके, आई होप सबको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर हम आउटपुट मतलब टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में रहना चाहते हैं तो हम system dot out dot print यूज करेंगे। अगर हम टेक्स्ट को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में कर्सर को मूव करके लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम system dot out dot println यूज करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Identify the errors in the following code and write the corrected code। तो क्या एरर है कोड में वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, उसके लिए 1 मार्क है, एंड फिर उसको सही करके लिखने का 1 मार्क है। तो पहले हम कोड को देखते हैं शुरू से कि क्या कोड है। पहले तो एक क्लास क्रिएट हुआ है, क्लास का नाम है इफ डेमो। क्लास ओपन हुआ, उसके अंदर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ओपन हुआ। मेन फंक्शन ओपन होने के बाद उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया परसेंटेज और उसको हमने डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज करके उसको वैल्यू हमने असाइन किया 55। फिर हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने नल वैल्यू असाइन किया। फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन दिया कि अगर परसेंटेज वेरिएबल का वैल्यू 40 या फिर 40 से ज्यादा है तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, पास्ट। एल्स आउटपुट क्या प्रिंट होगा, फेल्ड। तो यहाँ पे जो कॉमन एरर हमें देखने को मिल रहा है हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्लोज करली ब्रेसेस दिया है। तो ये क्लोज करली ब्रेसेस किसका होगा, इफ का होगा। तो इफ का ओपन नहीं हुआ है तो उसको ओपन करेंगे, ये एक एरर है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद एल्स में हम देख सकते हैं, इफ एल्स में सेमी या एल्स में यहाँ पे कॉलन लगा है, तो एल्स में कॉलन नहीं लगता, एल्स ओनली नॉर्मली रहता है। ये दूसरा एरर हमने आइडेंटिफाई कर दिया। तीसरा एरर यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, पर यहाँ पे लिखा है प्रिंट लाइन। ये तीसरा एरर हमने देखा। एंड फोर्थ एरर, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बोला था कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जहाँ पे कैपिटल है कैपिटल यूज करना है, जहाँ पे स्मॉल है स्मॉल यूज करना है। जैसे कि प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब हम लिखते हैं वहां पे ओनली एस कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। पर यहाँ पे देखो P कैपिटल है, ये और एक एरर है, तो ये P स्मॉल होगा। एंड प्रिंट लाइन के बदले हम ओनली प्रिंट एलन लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये एल्स ब्लॉक का ओपन होके क्लोज हुआ है, बट मेन फंक्शन क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन भी क्लोज होगा। एंड उसके साथ क्लास भी क्लोज नहीं हुआ है, क्लास भी क्लोज होगा। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया और उनको सही करके हम दोबारा लिखेंगे भी। तो क्या क्या एरर हमने यहाँ पे देखा, जो जो एरर हमने देखा यहाँ पे लिखा गया है। इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉलन आफ्टर एल्स, एल्स के बाद कॉलन गलत यूज किया गया है जो कि यूज नहीं होना चाहिए। इनकरेक्ट मेथड नेम प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन नहीं होना चाहिए, उसके बदले स्मॉल में p एंड प्रिंट एलन होना चाहिए। इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे जो प्रिंट लाइन में p जो है वो स्मॉल होना चाहिए, जावा जबकि केस सेंसिटिव है। ओके, ब्रैकेट प्लेसमेंट नीड्स करेक्शन, जैसे कि इफ स्टेटमेंट का ओपन कर्ली ब्रेसेस नहीं था, उसके बाद मेन मेथड क्लोज नहीं था, क्लास क्लोज नहीं था, ये कुछ ब्रैकेट प्लेसमेंट जो है वो गलत थे, वो हमने सही किया। तो 4 तरह के एरर थे, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 1 मार्क हो गया। उसको सही करके हम लिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने सही कर दिया, यहाँ पे हमने ओपन कर्ली ब्रेसेस ऐड किया, यहाँ से हमने कॉलन को रिमूव किया, प्रिंट लाइन के बदले हमने प्रिंट एलन लिखा और p को हमने स्मॉल रखा, मेन मेथड को हमने क्लोज किया, क्लास को हमने क्लोज किया। ओके, सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को पढ़ के लाइन बाय लाइन चीजों को देख के आइडेंटिफाई करना है एंड उसको सॉल्व करना है। एग्जाम में ऐसे एरर बेस्ड क्वेश्चन, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना नहीं होता, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमें अटेंड करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम हड़बड़ा के करेंगे तो हमसे गलती हो सकता है, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करते वक्त थोड़ा
आराम से अटेंड करेंगे। आज की क्लास में हमने जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया, आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरह के आंसर अटेंड करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। आज की क्लास को हम यही पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।